कुमारी शैलजा की नाराजगी की वजह से तो ये टैली इस तरीके की नहीं बन रही है। लगातार उन्होंने आपत्तियां जताई, टिकट बंटवारे से लेकर उसके बाद उनके कद को लेकर, उनकी भूमिका को लेकर, और जैसे ही अशोक तंवर को लाया गया अजय माकन के थ्रू, तब तो और ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि देखिए कुमारी शैलजा का कद हमने और छोटा कर दिया है क्योंकि एक दलित चेहरा हमारे साथ आ चुका है मंच पर। उसका खामियाजा तो नहीं भुगत रहे हैं टैली में? नहीं, मैं इसको इस तरह से नहीं देखता हूं। कुमारी शैलजा जी ने हमेशा कहा है कि वो पार्टी के साथ रही हैं, पार्टी के साथ ही रहेंगी। उन्होंने तो इतने तक कह दिया कि मेरा जो अंत होगा वो कांग्रेस के तिरंगे में होगा। इससे बड़ी बात और क्या कह सकते हैं। और अशोक तंवर जो कांग्रेस पार्टी में आए हैं वो ये दर्शाता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने, जो दलित नेता है या जो मागास वर्गीय नेता है, उनका भारतीय जनता पार्टी में क्या हाल हो रहा था। इसीलिए तो वो कांग्रेस में आए ना। अगर वहां पर उनको सुकून मिल रहा होता, वहां पर अच्छी ट्रीटमेंट मिल रही होती, तो अशोक तंवर क्यों आते कांग्रेस पार्टी के अंदर। सापरा साहब, तो ये एक संकेत भी था, सारी बातें, दलित समाज, सारी बातें आपकी मैं मान लूं, पार्टी से, लेकिन 10 वर्षों के एंटी इनकम्बेंसी में तो नरेंद्र मोदी आरक्षण विरोधी नजर आते थे। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जो है आप काउंट करा रहे हैं, वो जातिगत जनगणना के विरुद्ध नजर आते थे, ये उससे नजर आता है। आप फिर से बोलिए। मैं कह रहा हूं कि आपके इस तमाम बातों को मैं मान लेता हूं जो आप कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं ये भी देख लेते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत हावी थी वहां पे, उनके लॉ एंड ऑर्डर जो आप लोग मुद्दे लेके चल रहे थे। फिर भी उस लिहाज से बीजेपी को यहां तो स्टैंड करते हुए दिखना ही नहीं चाहिए था। तब तो कांग्रेस को फुल मार्जिन के साथ जैसे आप लीड ले रहे थे वही स्थिति बननी चाहिए थी। आखिर कुछ तो कमी रह गई। देखिए, ऐसा है कि कमी रह गई या नहीं रह गई ये तो 1 या 2 बजे के बाद में तय होगा, और उसके बाद में उसका आकलन भी किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ऐसे नहीं है कि उसका आकलन नहीं करेगी, लेकिन ऐसी परिस्थिति नहीं होगी। आप 1 बजे 2 बजे के बाद देखेंगे, ये बिल्कुल परिस्थिति नहीं होगी। ठीक है। एनके सिंह सर, अंबाला कैंट का आंकड़ा मैं देख रहा हूं, यहां पर अनिल विज पीछे चल रहे हैं, लेकिन यहां पर 16 राउंड होने हैं, अभी 2 राउंड हुए हैं, जिसके बाद ये खबर है कि अनिल विज पीछे चल रहे हैं। क्या कुछ देर इंतजार किया जाए, ये ज्यादा बेहतर होगा, जो बात सापरा साहब भी कह रहे हैं? कहीं पर 1 राउंड ओपन हुआ है, कहीं पर 4 राउंड पूरे हुए हैं 25 में, कहीं 3 राउंड पूरे हुए हैं। नहीं अनुराग, लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है। 1.25 करोड़ टोटल वहाँ की पॉपुलेशन है, एक छोटा सा राज्य है, मतलब बहुत छोटा सा राज्य है। वहाँ पे अगर 3 घंटे बाद 2 राउंड हो रहे हैं तो आखिर ये हुआ क्या है इतना? क्योंकि ईवीएम एक मशीन है। 2 घंटे बाद, मतलब 8:30 से शुरू हुआ, 10:30 बज रहे हैं अभी। 8:30 नहीं, चुनाव तो 8 बजे शुरू हुआ, और इस समय अगर आप देखें तो 10:35 हो रहा है, तो 2.5 घंटे मान लीजिए, 2.5 घंटे या 2 घंटे भी मान लीजिए, चलिए हम 2 घंटे मान लेते हैं। 2 घंटे में आप 2 राउंड कर रहे हैं, तो इस लिहाज से तो 16 घंटे लगेंगे। एक छोटे से राज्य के चुनाव में 16 घंटे में रिजल्ट आएगा फाइनल, ये मैंने कभी सोचा ही नहीं है। क्योंकि रिजल्ट आमतौर पे छोटे राज्यों के आने में 11-12 काफी होता है, और इतना फ्लक्चुएशन ट्रेंड में होता भी नहीं है। अगर मान लीजिए 2 राउंड में कोई चीज, कहीं 5 राउंड भी हो गए हैं, कहीं 4 राउंड भी हो गए, लेकिन 5 ही राउंड हुए हैं ना। 5 राउंड अगर हुए हैं, 16 मतलब 3 घंटे और, तो ये 4 बज जाएगा। ठीक है। अब यहाँ दूसरी चीज देखिए कि 2 राउंड में अगर आए हैं तो शायद पूरे राज्य का 2 राउंड हुआ है या 4 राउंड हुआ है। तो जब पूरे राज्य का 4 राउंड में एक पार्टी को बढ़त मिली है, तो 5वें 6ठे राउंड में ये कैसे पॉसिबल है कि एकदम रिवर्स हो जाए? जनता तो वही है ना, जनता का परसेप्शन ऐसा तो है ना कि कल उस मोहल्ले का परसेप्शन दूसरा है, उस मोहल्ले का दूसरा है, उस जिले का दूसरा, इस जिले का दूसरा है। तो हमें लगता है कि ये एक्सप्लेन करने का लॉजिक में ये हो सकता है सर, अभी आपके मोहल्ले की वोट खुल रही हो, जब मेरे मोहल्ले की वोट खुलेंगी तो हो सकता है स्थितियां बदल जाएंगी। वोट तो यही है ना कि अगर मोहल्ले तो खुल सकता है, लेकिन ओवरऑल जब स्टेट का देखेंगे तो स्टेट में तो एक साथ खुली है ना। तो जब राउंड हुआ होगा तो पहला राउंड तो पूरे स्टेट का हुआ होगा, दूसरा राउंड पूरे स्टेट का। इसलिए ये वेरिएबल समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक रिवर्स कैसे हो गया और इतना लंबा। आप देखिए कि 63-64 सीटों पे कांग्रेस आगे थी, बीजेपी 25 पे थी। अचानक इस समय पिछले 1 घंटे से बीजेपी लगातार आगे है, और आगे ही नहीं है, 47-38 लेटेस्ट टैली बता रहा है। मतलब वो बीजेपी लगातार, कभी भी कांग्रेस नजदीक भी नहीं आई है। तो ये मुझे लग रहा है कि ये राउंड्स में होता नहीं है। राउंड्स की अगर आप साइंटिफिक एनालिसिस करें तो राउंड्स एक साथ खुलते हैं,
मान लीजिए 4 राउंड अगर खुला है, एक ट्रेंड है, तो 5वें राउंड में कोई सवाल ही नहीं उठता कि वो उल्टा हो जाए। मोहित राज दुबे ने बात की है भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, एक बार वो आपको दिखाते हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अब तक सर जो रुझान आ रहे हैं उसको देखिए आप क्या कहते हैं? बड़ी मेहनत की आपने। देखिए, मैं पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, बहुमत कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। हमने पूरे प्रदेश में देखा है जो जमीन पे था वो रुझानों में नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा क्यों? देखो तेल की धार देखो, थोड़ी तसल्ली रख। ये तो किसी राउंड में आगे आगे जैसे फ्लक्चुएशन होती है, कोई खास बात नहीं। नायब सिंह सैनी जो है वो कह रहे हैं तीसरी बार सरकार आएगी, क्या जवाब देंगे उनको? मैं कह रहा हूँ कांग्रेस की सरकार आएगी। हो गया। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा, अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो मैं हुड्डा साहब को सीएम बनते हुए देखूंगा? जो पार्टी फैसला करेगी। हुड्डा साहब हमारे साथ मौजूद थे। वीडियो जर्नलिस्ट विकास कुमार राय के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ विजन रोहतक। तो राहुल डबास हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फरीदाबाद से। फरीदाबाद वो जगह जहां लगभग एक दशक पहले दलाल और दामाद का आरोप लगाया था भारतीय जनता पार्टी ने, और वहीं से जो सियासत है हरियाणा में वो शुरू हुई थी करप्शन के मुद्दे पर रॉबर्ट वाड्रा पर हमला बोलते हुए। फरीदाबाद और उसके आसपास के इलाके को लेकर राहुल क्या अपडेट इस वक्त आपके पास? देखिए, फरीदाबाद में लगभग 56% मतदान हुआ था। 6 यहाँ पर विधानसभा सीटें हैं, 6 में से 4 में फिलहाल रुझान में बीजेपी आगे चल रही है। अगर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट की बात करें तो उसमें 48 सीटों पे बीजेपी आगे है और लगभग 37-38 के आसपास में कांग्रेस आगे है। और यही स्थिति फिलहाल फरीदाबाद में भी नजर आ रही है। और ये बहुत ज़्यादा इतर नजर नहीं आती। जब इससे पहले लोकसभा के चुनाव हुए थे तब भी 10 संसदीय सीटों में से, लोकसभा सीटों में से 5 पे बीजेपी थी, 5 पे कांग्रेस थी और सिर्फ 2% के आसपास जो वोट स्विंग था वो कांग्रेस के पक्ष में था। तो ऐसा नहीं है, एग्जिट पोल भले ही इतर नजर आते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि 6 महीने में हरियाणा की हुकूमत या हरियाणा की सियासत बदल गई है। क्योंकि 6 महीने पहले जब लोकसभा के चुनाव हुए तब भी नेट टू नेट फाइट थी और अभी भी नेट टू नेट फाइट कम से कम पहले 4-5 जो खुले हैं उस राउंड्स में नजर आ रही है हरियाणा के अंदर। ठीक है, राधिका खेड़ा भी जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता। राधिका खेड़ा जी, एक तरफ हुड्डा साहब आश्वस्त हैं कि इस बार सरकार कांग्रेस की बन रही है और जो रुझान पलटते हुए दिखे उसमें बीजेपी आगे हो गई, तो ऐसा क्या हुआ? लोग ईवीएम को लेकर चिंतित हैं, ईवीएम ट्रेंड भी करने लगा ट्विटर पर। देखिए, ये ईवीएम के बारे में ना चर्चा बंद हो गई थी जब से कांग्रेस पार्टी की सीटें 99 आई थी। ईवीएम के ऊपर चर्चा बंद हो गई थी जब पोल ऑफ पोल्स एंड ओपिनियन पोल्स आए थे और इन्होंने अपने आप को मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर दिया था। झगड़े हो गए थे कि शैलजा जी बनेंगी कि हुड्डा साहब बनेंगे। लेकिन जो पार्टी अपने कार्यकर्ता को अपमानित करती है, जो पार्टी अपने महिला कार्यकर्ताओं को अपमानित करती है, उसका नतीजा हमें आज चुनाव के नतीजों में दिख रहा है। जो अपने घर में ही ऐसा काम करती है तो सोचिए जनता उन पे क्यों विश्वास करेगी? जो अपने खुद के पीढ़ी दर पीढ़ी साथ रहते हुए विचारधारा के साथ जुड़े हुए लोगों को नहीं बख्शती, वो प्रदेश की जनता को कैसे बख्शेगी? जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने षड्यंत्र के तहत पूरे विश्व भर में हमारे देश का नाम अपमानित करने का काम किया, किसान के नाम पे, हमारे पहलवान के नाम पे, खिलाड़ियों के नाम पे, उसका नतीजा हमें देखने को मिल रहा है। प्रदेश की जनता, देश की जनता विकास चाहती है। वो चाहती है कि कोई उन्हें बांटे नहीं, वो चाहते हैं कि कोई उनके साथ अच्छी राजनीति ना करे। और वही हमें देखने को मिल रहा है किस तरीके से एक षड्यंत्र जो रचा गया, पहलवानों को गुमराह करके, बेटियों को गुमराह करके। अरे खिलाड़ी तो नीरज भाई भी थे, खिलाड़ी तो अमन भाई भी थे, खिलाड़ी तो मन्नू बेटी भी थी, सारे ही हरियाणा से। उनको तो लेने कांग्रेस पार्टी नहीं गई। और आज आप देख लीजिए विनेश किस तरीके से ट्रेल कर रही है, क्योंकि उन्होंने हरियाणा के इमोशंस को तोड़ने का काम किया। और आज जनता ने एक बार फिर मोदी जी की नीति, नियत और कार्य पे फिर स्टैंप लगा दिया है। और जो लोग बार बार कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी खत्म हो गई है, आपके 400 पार नहीं आए, रोज तंज कसा जाता था। राधिका खेड़ा, ऐसी स्थिति है क्या वाकई जैसी आप नरेट कर रही हैं? 2019 में 10 की 10 सीटें लोकसभा की बीजेपी ने जीती थी हरियाणा में,
2024 में मुकाबला बराबरी पर ले आई कांग्रेस पार्टी, और अभी भी जो वोट प्रतिशत का अंतर है वो 1-1.5% का फासला है, जिसमें अपर एंड पर कांग्रेस है, बीजेपी नहीं। मतलब वोट कांग्रेस को ज्यादा मिल रहे हैं अभी तक की जो स्थिति है उसके मुताबिक। देखिए, जब क्रिकेट का मैच होता है ना, रन रेट क्या है, स्ट्राइक रेट क्या है, मैटर नहीं करता, एक रन से जीत होती है और वही जीत मानी जाती है। तो यहाँ पे भी जिसके पास सबसे ज्यादा सीटें आएंगी वो जीत जाएगा और मुख्यमंत्री बना लेगा अपनी सरकार को। और यहाँ पे 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद अगर कई घंटों से कांग्रेस पार्टी बढ़ नहीं पा रही है, घटती जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं आ पा रही है, तो वो साफ दिखा रहा है कि क्या है नतीजा। और मैं फिर एक बात बोलूंगी कि अगर आप अपनी सारी एनर्जी लोगों का विभाजन करने में, उन्हें गुमराह करने में करेंगे, ये झूठ फैलाने में करेंगे कि संविधान खतरे में है, तो कांग्रेस पार्टी को अब सीख लेना चाहिए कि काट की हांडी एक ही बार चढ़ती है और अब वो हांडी दोबारा नहीं चढ़ेगी। देश की जनता उनका ये असली रूप देख चुकी है, जो लगातार उन्होंने एक फेक नैरेटिव बनाया, जो लगातार देश को गुमराह किया। और मैं इंतजार कर रही हूँ कि मैं तो कहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे अच्छे प्रचार करने वाले तो राहुल गांधी स्वयं हैं, जो जलेबियां फैक्ट्री में बना रहे थे, जनता ने इनका जलेबा बना दिया यहाँ पे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।